Hello students, in today's video we are going to discuss a new topic of physics, that is friction. तो स्टूडेंट देखिए फ्रिक्शन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, कौन कौन से न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, इस पूरे चैप्टर के दौरान हम इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। आज का जो वीडियो है स्टूडेंट ये इंट्रोडक्शन का है। इसमें आपको नॉर्मली मैं बताऊंगा फ्रिक्शन क्या होता है, क्या होता है आपका, और फ्रिक्शन क्यों आपका लगता है जनरली, और फ्रिक्शन में है क्या एक्चुअली में, फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, चलिए एक बार बोर्ड पर आइए। तो देखिए स्टूडेंट, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने आज का टॉपिक डाला हुआ है फ्रिक्शन। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे जनरली कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है। उससे पहले एक बार देखिए स्टूडेंट, मैंने जो बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन लिखी है एक बार उसको आप देख लीजिए, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ उसको। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन लिखी है मैंने, व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव्स, दोबारा बोल रहा हूं, व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव्स over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion, and this opposing force is called friction. तो देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है ये आप एक बार समझ लीजिए कि ये फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाह रही है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है फ्रिक्शन, देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, तो उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है स्टूडेंट। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है, ये बॉडी इसके ऊपर चलने की कोशिश कर रही है। तो स्टूडेंट देखिए, इस सरफेस के ऊपर जब ये बॉडी आपका मूव करने की कोशिश करेगी, चलने की कोशिश करेगी, तो स्टूडेंट इन दोनों बॉडी की सरफेसेस, मान लीजिए ये जो सरफेस है और इस बॉडी की जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा जो क्या करेगा स्टूडेंट, जो नहीं चाहेगा कि वो बॉडी इसके ऊपर मोशन करे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं स्टूडेंट। आप देखिए, आप देख सकते हैं जैसे एग्जांपल के लिए कि आप एक साइकिल चला रहे हैं और आप साइकिल को पेडल मारकर छोड़ देते हैं। जैसे ही आपने साइकिल चलाई, आपने उसको पेडल मारा और अब आपने पेडल मारना बंद कर दिया है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही आप पेडल मारना बंद करते हैं, एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक कंडीशन ऐसी आती है, एक परिस्थिति ऐसी आएगी जब वो साइकिल आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए, वो साइकिल चलना क्यों बंद हो गई? तो वो साइकिल चलना इसलिए बंद हो गई क्योंकि वो एक सरफेस पर चल रही थी। वो जो साइकिल, बाइसाइकिल है जो स्टूडेंट्स, वो आपकी एक सरफेस पर मूव कर रही है, और जब वो सरफेस पर मूव कर रही है तो स्टूडेंट वो सरफेस जब तक उसके साथ कांटेक्ट में है, वो सरफेस उसको रोकने की कोशिश करेगी। वो सरफेस नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर बाइसाइकिल चलती रहे। तो स्टूडेंट वो सरफेस जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है और जिस फोर्स से वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं स्टूडेंट। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है स्टूडेंट जो नहीं चाहता कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे। यानी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, फ्रिक्शन इज दैट फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजेस द मोशन, यानी जो हमेशा मोशन को क्या करता है स्टूडेंट, रोकने की कोशिश करता है, जो नहीं चाहता कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव करे। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को रोकता है, मोशन को होने से रोकता है। अब देखिए स्टूडेंट, जनरली अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए ये वो ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस पर क्या कर जाए, मूव कर जाए, और मूव करने के लिए आप इसको पीछे से एक फोर्स लगाते हैं और आप फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करता है। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट अब भी मूव नहीं करता है। तो स्टूडेंट इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मान लीजिए आप अगर इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन अगर लगा रहे हैं, तो
विपरीत यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उस ऑब्जेक्ट पर कितना न्यूटन लग रहा होगा स्टूडेंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा। और उस कंडीशन में वो जो 20 न्यूटन होगा वो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, जो कि उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देगा। अगर आप चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से मूव करवा पाए, इजीली मूव करवा पाए, तो आपको फोर्स की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, फोर्स की क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप फोर्स की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी जब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। और जब फ्रिक्शन की वैल्यू स्टूडेंट कम हो जाएगी, उस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर जाएगा। तो सिंपल वर्ड में हम यही कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। अब आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पर आइए एक बार। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक सरफेस लिया है। इस सरफेस पर मैंने एक बॉक्स को रखा हुआ है। स्टूडेंट एक चीज याद रखिए, फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो। अगर दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में नहीं है तो स्टूडेंट उस कंडीशन में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। आप ये चीज याद रखिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूनिवर्स में चले जाएं, अर्थ की सरफेस को छोड़कर चले जाएं, तो स्टूडेंट याद रखिए वहां कोई सरफेस नहीं होती है। और उस कंडीशन में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का करेंगे, पुश करेंगे, धक्का देंगे, उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट लगातार चलता रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एनी सरफेस इज कॉन्टेक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहां पर उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी सरफेस कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी और उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट आपका मूव करता रहेगा। मतलब फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। और ये कब लगता है, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है, मैंने मान लिया इस बॉक्स का मास m है, इसको मैंने एक सरफेस पर रखा हुआ है स्टूडेंट। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट मैं इस बॉक्स को मूव करवाना चाहता हूं और मैं इसको आगे की तरफ एक फोर्स लगा के खींच रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं। मैं इस बॉडी को आगे की तरफ एक अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और उस फोर्स से मैं इसको क्या कर रहा हूं, आगे की तरफ इसको धक्का दे रहा हूं। तो समझ पा रहे हैं आप, आगे की तरफ मैं इसको धक्का दे रहा हूं, यानी F फोर्स, कैपिटल F फोर्स मैं इस पर लगा रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट देखिए, मैं मान लेता हूं कि अगर मैं इस बॉक्स को धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं, तो स्टूडेंट याद रखिए जब आप अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बॉक्स एक सरफेस पर रखा हुआ है और ये दोनों सरफेसेस यानी बॉक्स की बॉडी जो कि आपके सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होगा जो नहीं चाहेगा कि बॉडी या बॉक्स आपका क्या करे, मूव करे, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि पीछे की तरफ आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि नहीं चाहेगा कि ये बॉक्स क्या करे, मूव करे। तो आप देख सकते हैं अप्लाइड फोर्स अगर इस तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लिखने के लिए स्टूडेंट आप क्या सिंबल यूज करेंगे, आप उसके लिए एक छोटा सा स्मॉल f और छोटा सा आप इस तरीके से r लगा सकते हैं। सबसे तो सिंबल आप याद रखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, स्मॉल f और r, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको याद रखिए, इस तरीके से आप फ्रिक्शन को दिखा सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए कई बार माइंड में आता है कि ये फ्रिक्शन लगता क्यों है। तो स्टूडेंट देखिए इससे फ्रिक्शन के लगने का जो रीजन होता है वो होता है आपके दोनों सरफेस के बीच की इररेगुलरिटीज। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दूं, जैसा कि मैंने अगले डायग्राम में दिखाया है कि अगर इन दोनों सरफेस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इनको दोनों को देखने की कोशिश करूं, तो मैं देखूंगा कि जो बॉक्स मुझे बिल्कुल स्मूथ नजर आ रहा है वो एक्चुअली में मैग्नीफाइंग ग्लास में देखने पर उसकी सरफेस मुझे कुछ इस तरह की नजर आएंगी, यानी कुछ इररेगुलरिटीज उनकी सरफेस में मुझे नजर आएंगी। उसी तरीके से जिस बॉक्स को, जो बॉक्स उस सरफेस पर रखा गया है, जो वो सरफेस भी आपको क्या होगी, वो सरफेस भी अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो उसकी भी सरफेस आपको इस तरीके से कुछ इररेगुलरिटीज उनमें मिलेंगी। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से कुछ इररेगुलरिटीज नजर आएंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ इररेगुलरिटीज नजर आएंगी। और देखिए स्टूडेंट जब इस तरीके से दोनों इररेगुलरिटीज यानी कि इस तरीके की इररेगुलरिटीज दूसरे वाले सरफेस की इररेगुलरिटीज के साथ मिक्स हो जाएगी, इंटरलॉक हो जाएगी, उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा। देखिए किस तरीके से होता है फ्रिक्शन। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर, मान लीजिए ये सरफेस है और ये वो ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट देखिए जब इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो इनके बीच में कुछ इररेगुलरिटीज पाई जाती है और एक बॉडी की सरफेस की इररेगुलरिटीज दूसरी बॉडी की सरफेस के साथ इस तरीके से कह सकते हैं लॉक हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी सरफेस है, तो इस तरीके से रखने पर वो इंटरलॉक हो जाती है। इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं,
स्टूडेंट उस कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट तो कर सकते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको स्लाइड नहीं करवा सकते हैं, आप उसको इजीली मूव नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आप रीजन देख सकते हैं कि दोनों की रेगुलरिटीज आपकी इंटरलॉक हो चुकी हैं। तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींचना चाहेंगे तो स्टूडेंट देखिए बड़ा ही आपस में इंटरलॉकिंग हो चुकी है, इंटरलॉकिंग आप देख सकते हैं। तो इंटरलॉकिंग की वजह से वो बहुत ही हाई अमाउंट का कह सकते हैं ज्यादा फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उस कंडीशन में वो इंटरलॉक से छूट जाएगा, उससे निकल जाएगा और उस कंडीशन में वो क्या कर पाएगा, इजीली मूव कर पाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रिक्शन क्यों जनरेट होता है। स्टूडेंट देखिए याद रखिए, आप किसी भी सरफेस को देख लीजिए, मुझे दुनिया में ऐसी कोई सरफेस नहीं है जिसके अंदर इरेगुलरिटीज मौजूद ना हो। इवन आप आइस जिसको समझ रहे हैं, आइस को भी अगर आप देखेंगे जो कि एक्सट्रीमली कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं स्लीपी नेचर की होती है, लेकिन उसके अंदर भी स्टूडेंट इरेगुलरिटीज पाई जाती है। अगर आप आइस को देखेंगे, इवन आप ग्लास का एग्जांपल भी ले सकते हैं जो कि हाईली पॉलिश्ड होता है, उसमें भी इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं। जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर भी इरेगुलरिटीज मौजूद होती हैं। बस फर्क इतना होता है स्टूडेंट कि मैग्नीफाइंग है जो आपका ग्लास होता है या जो आपके आइस होती है, उनकी इरेगुलरिटीज थोड़ी सी कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, पर इरेगुलरिटीज पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर इरेगुलरिटीज नहीं होती है, और उन्हीं इरेगुलरिटीज की वजह से स्टूडेंट हम कह सकते हैं फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रिक्शन क्यों जनरेट होता है, क्यों ये लगता है। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, पॉइंट्स को देखिए आप, फ्रिक्शन इज ए सेल्फ और ऑटो एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग और ऑटो एडजस्टिंग फोर्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जो फ्रिक्शन होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। इसका मतलब समझिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए स्टूडेंट क्या है, इसको आप बहुत ही इजी तरीके से समझिए। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस पर रखा हुआ है। अब मान लीजिए स्टूडेंट मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहा हूं और मैं इस पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस सरफेस पर मैंने रखा हुआ है, ये वो सरफेस है, इस पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और मैं इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं। 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर मैं देखता हूं कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेट है कि जब आप 1 न्यूटन आगे लगा रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है पीछे की तरफ भी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। आपने नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तब क्यों कब नहीं करेगा, जब दोनों डायरेक्शन में कह सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। उस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक बार बोर्ड पर आ जाइए, मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए स्टूडेंट इस एग्जाम्पल देखिए एक बार, इसको देखिए एक बार। मान लीजिए स्टूडेंट कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए आप यहां से इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं 1 न्यूटन। तो स्टूडेंट देखिए जब आप इधर से 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस कंडीशन में आपका बॉक्स मूव नहीं करता है, इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कि पीछे की तरफ भी आपका फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। तभी आपका ये 1 न्यूटन इस 1 न्यूटन को कैंसिल कर देगा और ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अब मान लीजिए आप अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ाते हैं, आपने 2 न्यूटन कर दिया। अब भी आपका कह सकते हैं फ्रिक्शन कह सकते हैं 2 न्यूटन करने पर भी बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब भी साफ है कि फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू कितनी कर ली होगी, 2 न्यूटन कर ली होगी। मान लीजिए इस तरीके से आपने 5 न्यूटन कर दिया है और अब भी आपका बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि फ्रिक्शन की वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई होगी, 5 न्यूटन हो गई होगी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर लेता है, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग एक पॉइंट तक एडजस्ट कर लेता है, अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। इसलिए फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, एक आपका सेल्फ और ऑटो एडजस्टिंग फोर्स होता है। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रिक्शन इज ए सेल्फ और ऑटो एडजस्टिंग फोर्स। सेकेंड लाइन देखिए स्टूडेंट, frictional force is tangential to the surface in contact and always in direction opposite to the direction of motion of the object। देखिए स्टूडेंट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो हमेशा आपका कैसा लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा, यानी कि टेंजेंट्स के थ्रू लगेगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए
कि यहाँ पर मान लीजिए आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस सरफेस पर इस तरीके से रखा हुआ है, और मान लीजिए स्टूडेंट आप फोर्स जो लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट और आप उसको ऐसे इस तरीके से खींच रहे हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट और आप उसको ऐसे खींच रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जब आप इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि फ्रिक्शन आपका कुछ इस तरीके से लगना चाहिए, फोर्स और फ्रिक्शन कुछ ऐसा लगना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ऐसा होता नहीं है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन हमेशा आपका क्या लगेगा, इस तरीके से ही लगेगा, यानी दोनों बॉडी जो होंगी उनकी सरफेस के पैरेलल लगेगा, और इसी पैरेलल को हम कहेंगे टेंजेंशियल लगेगा, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों सरफेसेस के टेंजेंशियल लगेगा। आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, कंपोनेंट को डिवाइड किस तरीके से करते हैं, कि फोर्स के कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि अगर आप फोर्स इस तरीके से भी लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन जो होगा आपका वो हमेशा टेंजेंशियल लगेगा, मतलब दोनों सरफेस के पैरेलल लगेगा। अब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन आपका हमेशा क्या करेगा, उसके ऑपोजिट लगेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, मोशन अगर बॉडी का इस तरफ है तो फ्रिक्शन आपका क्या होगा, इस तरफ होगा, मतलब मोशन और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। हालांकि कुछ एक केस ऐसे हैं जहां पर मोशन और फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक ही होती है, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में हम स्टूडेंट ये कहते हैं कि फ्रिक्शन और मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पर मेंशन किया है। वो स्पेशल केस है, वो आपको मेंशन करूंगा कि मोशन और फ्रिक्शन की डायरेक्शन कब एक डायरेक्शन में होती है, दोनों कब एक डायरेक्शन में होते हैं, अदरवाइज दोनों क्या होंगे, आपके एक दूसरे से अलग होंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज प्रोजेक्शन ऑन द टू सरफेसेस। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट कि दोनों सरफेस की जो इरेगुलरिटीज होती हैं जब वो आपस में इंटरलॉक होते हैं तो आपका फ्रिक्शन आपका जनरेट होता है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन जनरली क्या होता है। इस वीडियो मैंने इस बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को रखने की कोशिश करी है। मैंने इस वीडियो को ईजी रखा है ताकि आपको फ्रिक्शन बिल्कुल भी टफ ना लगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है स्टूडेंट तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में आप